आपने स्टार्टअप वर्ड तो काफ़ी सुना होगा और आज हमारे साथ रेडियो LJ 98 FM पे मिस्टर आदित्य अरोड़ा हैं। फाड कैपिटल, बहुत ही यंग एंटरप्रेन्योर और यंग इन्वेस्टर। हर एक सोशल मीडिया पे आपको दिख जाएंगे जब आप स्टार्टअप को खोजोगे। सो वेलकम टू रेडियो LJ 90.8 FM आदित्य। आदित्य के साथ हम आज बात करेंगे उनकी जर्नी की, उनके चैलेंजेस की और अभी इंडिया का स्टार्टअप इकोसिस्टम किस तरफ जा रहा है उसकी। सो आदित्य, पहले बात करेंगे क्विक 2-3 मिनट में, अगर आप समझा पाओ आपकी जर्नी कि ये फाड कैपिटल का थॉट कब आया, कैसे आया और क्यों आया। धन्यवाद सर, आप मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। आई थिंक फाड कैपिटल को अभी 10 साल हमने जस्ट 19 जून 2025 को सेलिब्रेट करे। 19 जून 2015 में हमने कंपनी स्टार्ट करी थी एंड एम था कि बस एक एक्सेलरेटर बनना है, स्टार्टअप्स को हेल्प करना है। बट धीरे धीरे वो एक 300 करोड़ का फंड बना 2022 में और आज जो है काफ़ी एक्टिवली स्टार्टअप्स को हेल्प कर रहा है। 120 से ज़्यादा कंपनीज़ में हमने पैसा डाला है, 12 से ज़्यादा कंपनीज से हमने सक्सेसफुली रिटर्न्स भी निकाले हैं और वी वर्क विद ऑलमोस्ट 400 से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स के साथ हमने काम भी करा है। सो जर्नी फैसिनेटिंग थी। मैंने इस कंपनी में एज एन इंटर्न ज्वाइन करा था अपने फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज में। बाय द टाइम आई ग्रेजुएटेड मैं इस कंपनी का CEO बन गया था और तब से कंपनी को लीड करा है इन टर्म्स ऑफ स्टार्टअप्स, गेटिंग द राइट कंपनीज टू बैक ऑन, वर्किंग विद द राइट फाउंडर्स। और आज जो है नॉट ओनली इन दिल्ली, वी आर प्रेजेंट इन 5 cities of India with ideas to open up in Ahmedabad also and also present in Dubai. So I think जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग रही है। ओके, सो स्टूडेंट इंटर्न से लेके अब ओनर ऑफ दैट फर्म, गूज़बम्स वाली बात तो है ही है कि इंटर्न से शुरू किया और यहाँ तक आ गए। अब यहाँ तक आ गए तो उसमें कुछ चैलेंजेस भी आए होंगे, काफ़ी स्ट्रगल भी हुआ होगा। तो ऐसे कुछ स्ट्रगल या चैलेंजेस अगर उसके बारे में बात कर सके तो। आई थिंक सबसे बड़ा आई वुड से चैलेंज के साथ साथ लर्निंग ये रही है कि आई डोंट कम फ्रॉम दिस इंडस्ट्री, राइट। इनफैक्ट मेरे पार्टनर्स भी इस इंडस्ट्री से नहीं आते हैं। सो सब कुछ चीज़ें ग्राउंड से बनानी पड़ी, सारा नेटवर्क स्क्रैच से बनाना पड़ा, राइट। डिड नॉट हैव अ, जिसको बोलते हैं ना गॉड फादर, इस इंडस्ट्री में कोई नहीं था। डैड इज़ इन गवर्नमेंट, मॉम इज़ अ टीचर, कोई दूर दूर से किसी का बिजनेस से लेना देना भी नहीं है पूरी फैमिली में। तो आई थिंक वो एक लर्निंग, साथ साथ सीखना, लीगल एग्रीमेंट्स पढ़ना, ट्रांजैक्शन समझना, स्टार्टअप्स की डिलिजेंस करना, करेक्टली स्टार्टअप्स को सोर्स करना, सारी चीज़ें सीखी हैं। वैल्यूएशन कैसे समझना, उसके बाद उस स्टार्टअप्स को धंधा कैसे और लेके आना, इन्वेस्टमेंट के बाद उस स्टार्टअप्स की और फंडिंग कैसे करवाना। सो आई थिंक ये सारी चीज़ें स्क्रैच से सीखी हैं। सबसे बड़ा चैलेंज यही रहा था। जब मेरी एज में मैं जाता था लोगों से इन्वेस्टमेंट मांगने, तो लोग कहते थे तेरी उम्र का तो मेरा बच्चा है घर पे, उसको मैं पॉकेट मनी तक नहीं देता, तुझे मैं इन्वेस्टमेंट कैसे दूँ। सो आई थिंक उस जर्नी में मैंने रियलाइज़ करा है कि लोग आपकी क्रेडिबिलिटी पर इन्वेस्ट करते हैं और उस क्रेडिबिलिटी बनाने के लिए टाइम चाहिए। तो आई थिंक पेशेंस के साथ अपनी जर्नी को लीड करा है। शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स पे कभी भी फोकस ही नहीं करा है, लॉन्ग टर्म जर्नी पे हमेशा फोकस करा है। तो आई थिंक यही सबसे बड़ा चैलेंज के साथ साथ लर्निंग भी रही है मेरी। ओके, चलो ये रेडियो पे जाएगा और साथ में ये यूट्यूब पे भी जाएगा, तो उसका एक कंटेंट भी बनाना पड़ेगा हमें। तो उसकी बात भी करते हैं कि अगर आपको कोई 5 एडवाइस देनी है, 5 पॉइंट्स टू कंसीडर एज अ स्टार्टअप व्हेन यू गो फॉर फंड रेजिंग, तो क्या 5 पॉइंट्स आप बताना चाहेंगे? बिल्कुल, आई थिंक 5 पॉइंट्स जो मैं बताना चाहूँगा अपने सारे लिसनर्स को। साथ भी कर सकते हो, अगर अच्छे आपको लगे कि नहीं साथ भी बोलना चाहिए तो साथ भी कर सकते देखो, अगर आप ऐसे बोलोगे तो मैं 30 भी बोल सकता हूँ। तो जितने भी लिमिटेड बोले रखते हैं। कम ही है। हाँ, सही है। क्योंकि फंड रेजिंग ना एक बहुत ही वेल प्लान्ड एक्टिविटी है किसी भी जर्नी में। जैसे फाइनेंशियल प्लानिंग आप खुद की करते हैं कि पैसा कहाँ इन्वेस्ट करें, कितना सेव करें, कौन सी स्कीम में लगाएं, कितना मार्केट में लगाएं, कितना म्यूचुअल फंड में लगाएं। आई थिंक फाइनेंशियल प्लानिंग, फंड रेजिंग जो है वो एक स्टार्टअप की भी है, राइट। तो फंड रेजिंग इज़ अ फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर स्टार्टअप्स, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट इज़ आपको पता चाहिए होना चाहिए कि कैपिटल का यूज़ किस लिए है, राइट।
और आपको पता ही नहीं है कि कैपिटल किस लिए आप रेस कर रहे हो। सेकेंडली, आपकी उसकी टाइमिंग पता होनी चाहिए। क्या आप इस, क्योंकि एवरी कैपिटल कम्स विद अ कॉस्ट। आज इक्विटी फंड रेजिंग उठाना सबसे कॉस्टलीस्ट फॉर्म है कैपिटल की। आप जाके बैंक से लोन भी उठा सकते हो, आप किसी वेंडर से फाइनेंस ले सकते हो, आप कस्टमर से एडवांस ले सकते हो, बट अगर आप फंड रेजिंग उठाते हो तो मतलब आप इक्विटी डाइल्यूट कर रहे हो। अगर वो 1000 करोड़ की कंपनी बन गई तो आप 3% दे रहे हो, तो अगर आपको लग रहा है कि ये तो सिर्फ 3% ही है, बट आगे जाके तो वो 30 करोड़ हो गए ना। तो 30 करोड़ आप कंपनी का ऐसे ही दे रहे हो, राइट। तो इट्स अ कॉस्टलीस्ट फॉर्म। तो आई थिंक जब आप उठा रहे हो उसकी टाइमिंग पता होना, उसका पर्पस पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद थर्ड चीज़ जो है कि उस फंड रेजिंग का नंबर्स क्या होंगे, राइट। आपके उस बिजनेस, उस कैपिटल इन्फ्यूजन से बिजनेस कैसे ग्रो करेगा, आप कितने रेवेन्यू पर पहुंच जाओगे, आपकी कॉस्ट कैसे नीचे आ जाएगी, आप किन किन मार्केट्स में अवेलेबल हो जाओगे, आपका मार्केट शेयर कितना बढ़ेगा। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बिकॉज जो आज पैसा डाल रहा है वो एक पिक्चर के लिए पैसा डाल रहा है जो 2 साल बाद बनेगी। जो जो अगला कल पैसे डालेगा वो उस पिक्चर को लेके फिर पैसा डालेगा कि 2 साल बाद जो पिक्चर बनेगी। तो अगर आप एक ही पिक्चर नहीं बना पा रहे हो तो हर पिछले वाला बंदा आपसे सेटिस्फाइड नहीं होगा, और जब पिछले वाला बंदा सेटिस्फाइड नहीं होगा तो आने वाला बंदा कैसे आएगा, राइट। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप नंबर्स इन सबको काफ़ी अच्छे से समझें। फोर्थ इज रिसर्च करके जाएं। फंड रेजिंग इज़ नॉट जस्ट कि अच्छा मुझे इतना पैसा चाहिए, बस इतना पैसा दे दो। फंड रेजिंग में आपको अपना कंपटीशन पता होना चाहिए, अपनी मार्केट पता होना चाहिए, क्या टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है ये पता होना चाहिए, ट्रेंड्स पता होने चाहिए, क्योंकि फाउंडर पे ही पैसा लगता है। अगर फाउंडर को ही ये चीज़ें नहीं पता हैं तो कहीं ना कहीं फिर इन्वेस्टर पैसा भी क्यों डालेगा, राइट। तो आई थिंक चलो 5 तो नहीं, 4-5 यही चीज़ें हैं जो मेरे को लगता है कि काफ़ी इंटरेस्टिंग किसी एक बिजनेस के लिए, फाउंडर के लिए इंपॉर्टेंट है फंड रेजिंग से पहले। ओके, सो आज जो है वो एक एंगल अलग भी सामने आया कि हमें लगता है कि बैंक से लोन लेना या डेट लेना इज कॉस्टली अफेयर, बट कॉस्टली अफेयर इज रेजिंग इक्विटी, Yes. क्योंकि आगे जाके वो कितने रुपए में कन्वर्ट होगी आपको नहीं पता। सो दैट्स अ गुड पॉइंट। आदित्य, इस जर्नी में कोई एक टाइम ऐसा होगा जिसमें ऐसा लगा होगा कि क्यों कर रहा हूँ, छोड़ देना है, ऐसा कभी कुछ आया है? बिल्कुल, आई थिंक बहुत बार आया है और बहुत बारी आई थिंक लोगों ने भी बोला है। खैर, ये इंटरनेट पे जाएगा तो परिवार का तो ज़्यादा बोल नहीं सकता, बट थोड़ा बहुत बोल देता हूँ कि उन्होंने भी बहुत कुछ बोला है कि हाँ भाई छोड़ दे तू। और आई थिंक जर्नी में सबसे ज़्यादा वो हिट हुआ था 2018-2019 में, जब हमने रियलाइज़ करा कि फंड रेजिंग में भी टाइम लगता है बहुत। ऐसा नहीं कि आप किसी इन्वेस्टर को स्टार्टअप से मिला रहे हो वो आज ही पैसा डाल देगा। पैसा समझने में, टाइम लगाने में, उसको रिसर्च करने में बहुत टाइम जाता है। 2018 में ऐसा लगा कि ना कोई गॉडफादर है हमारा, हम स्लो पेस पे भी चल रहे हैं, हम पैसा भी नहीं ले रहे थे। मैंने, आप सोचो, मैं एक इतने अच्छे बिजनेस कॉलेज गया, वहाँ से इतना अच्छा जॉब ऑफर था मेरा इन इन एमएनसी, वो छोड़ के आके लिटरली मैंने एक स्टार्टअप में स्टार्ट कर दिया जिसमें पैसा ही नहीं है ना। तो मैंने कहा कि ये क्या कर रहा हूँ मैं, राइट। कि मैंने कॉलेज भी गया, इतना पढ़ाई भी करी, एडमिशन एंट्रेंस भी निकाला, ऑल इंडिया रैंक भी निकाली, फिर जॉब भी नहीं ली, फिर स्टार्टअप भी स्टार्ट कर दिया। और मेरा ऑफिस भी 2 घंटे दूर था मेरे घर से, तो मैं रोज़ 2 घंटा जाना 2 घंटा आना करता था। रोज़ 4-4.5 घंटे, आप मान लो दिन का मेरा 20-25% सिर्फ ट्रैवलिंग में जाता था। तो लगता था कि क्या कर रहा हूँ ये, क्यों कर रहा हूँ ये। बट आई थिंक बस लगा रहा, जर्नी में रियलाइज़ करा कि मे बी जो मेहनत कर रहा हूँ, सुना था अपने पेरेंट्स से कि ज़िंदगी में बस मेहनत एफर्ट्स करते रहो, आगे जाके कुछ ना कुछ बड़ा ये कर ही देते हैं। तो उसी बिलीफ और होप में लगा रहा, राइट। 3-4 साल, 5 साल लगा रहा। और आई थिंक आज जाके कुछ जब वो देखता हूँ कि कुछ इम्पैक्ट आया है, कि सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो यह है कि हाँ, जहाँ भी फंक्शन होते हैं पापा मम्मी बड़े अच्छे से इंट्रोड्यूस करते हैं कि हाँ हमारा लड़का है, बहुत बढ़िया कर रहा है, और क्रेडिट भी लेते हैं कि हमने बोला था तो आई थिंक वो सबसे जर्नी का इंटरेस्टिंग पार्ट है। ओके, आदित्य, अब स्टार्टअप भी कर रहे हैं, फंडिंग भी कर रहे हो, काफ़ी कुछ इस एरिया में इकोसिस्टम में कर रहे हो। अब उससे लर्निंग करके एक नए इनिशिएटिव को अभी हाथ में लिया है, वो है सबके लिए, सबके नॉलेज में आए और काफ़ी कुछ लर्निंग हो, उसके लिए आपने एक बुक लिखा है, राइट, स्टार्टअप्स ऑफ भारत। तो स्टार्टअप्स ऑफ भारत क्यों और वो क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। आई थिंक भारत जब
जब भारत वर्ड आया था, भारतवर्ष, भारत को बोला जाता था सोने की चिड़िया, राइट? और वो हमारा गोल्डन पीरियड था। उसके बाद हमने इंडिया वर्ड यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। इंडिया वर्ड जब हमने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, हम बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी में घुसे, सारी आईटी कंपनीज़ आईं, काफ़ी सारा टैलेंट बाहर भी गया, यूएस वगैरह। फिर हमने कहा कि यार ये इंडिया वर्ड तो इंडिया हो गया है, बट हम तो हमेशा से भारत सोने की चिड़िया बोलते थे। आज हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी इसको अमृतकाल घोषित करा, राइट, कि हमें वापस से भारत को सोने की चिड़िया बनाना है। तो तभी हमने स्टार्टअप्स ऑफ इंडिया या इंडियन स्टार्टअप्स नहीं रखा, स्टार्टअप्स ऑफ भारत रखा, कि ये भारत जो है ये एक नया वर्ष, ये वापस से वही पुराना विजन के साथ एक नया वर्ष, एक सोने की चिड़िया है, और स्टार्टअप्स जो है इस सोने की चिड़िया को आगे लेके जाएगा, राइट। जिसमें हमने कहा कि हम उन बिजनेसेस के बारे में लिखते हैं जिनके फाउंडर्स 30 साल के कम की उम्र के हैं। पहली बात, उन्होंने बहुत यंग एज में, शायद उनकी पहली जॉब ही उनका खुद का स्टार्टअप था, राइट। उन्होंने फिगर आउट करा और वो लगे रहे 15-16 साल में उन्होंने अपनी शायद जर्नी स्टार्ट करी, और कहीं आज 30 के अंदर 27-28 साल में जाके उन्होंने कंपनीज बनाई। हमने कहा कि जितनी भी बिजनेस बुक्स हैं, नथिंग अगेंस्ट देम पर्सनली, बट बिजनेस बुक्स मोटिवेट बहुत अच्छा करती हैं, बट एक्शन बहुत लिमिटेड रहता है। आप मोटिवेट हो जाओ किसी से सुन के, राइट, बट शायद वो मोटिवेशन अगले दिन तक रहेगी, 1 हफ्ते तक रहेगी, 2 हफ्ते तक रहेगी, तीसरे हफ्ते बाद वो बंदा ही भूल जाता है कि कौन आया था बोलने, राइट। मोटिवेशन तो छोड़ो। तो हमने कहा इसको एक एक्शन ओरिएंटेड बुक लिखते हैं, जिसमें हर चैप्टर को मैंने केस स्टडी डिवाइड करा और बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस पूछे कि वेयर टू सेट अप योर ऑफिस इन इंडिया और आउटसाइड, हाउ टू बेसिकली गिव ESOPs टू योर एम्प्लॉयज, हाउ टू रिटेन योर एम्प्लॉयज, हाउ टू सेट द राइट कल्चर इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कि आपने लोग तो हायर कर लिए, बट उन लोगों का इंटरेस्ट बना रहे ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, वो कैसा है। फिर हमने पूछा हाउ टू गेट योर फर्स्ट 100 कस्टमर्स। आप लाख का एक ऐड रन करके लाख कस्टमर्स 2 लाख तो ले आओगे, 100 कैसे लेके आओगे पहले, जब आपके पास पैसे ही नहीं है ऐड रन करने के लिए भी। वो उस टाइप के बेसिक क्वेश्चंस हमने पूछे और उनको आंसर करा उन एंटरप्रेन्योर से जिन्होंने वो सेम प्रॉब्लम सॉल्व करी है, राइट। जैसे हमने प्राइसिंग का, जैसे मैं आपको बता रहा था, हमने पूछा एक कंपनी से जो हर 3 सेकंड में एक प्रोडक्ट सेल करती है अमेजोन पे। हमने ये क्वेश्चन पूछा वेदर टू सेट अप योर ऑफिस वाला आंसर हमने पूछा एक फाउंडर से जो पहले इंडिया में था, फिर यूएस गया, फिर वापस इंडिया में कैसे आया, वो फ्लिपिंग, फिर रिवर्स फ्लिपिंग कैसे करी उसने। बहुत ही इंटरेस्टिंग वो भी चैप्टर बना। फिर हमने पूछा एक क्वेश्चन, हाउ टू सॉल्व वेदर टू बिल्ड टेक्नोलॉजी इन योर स्टार्टअप और नॉट। कि आजकल सबको टेक्नोलॉजी बनानी है, बट क्या आपके स्टार्टअप में टेक्नोलॉजी चाहिए भी, राइट, कि बज़वर्ड है। तो हमने एक ऐसी कंपनी से पूछा जो 300-350 कंपनीज के लिए टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स बना चुकी है और आजकल इन्फोवेज और इन सब बड़ी कंपनी से फंडेड भी है, राइट। तो आई थिंक इसीलिए ये बुक का चयन हुआ कि कुछ लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए। ये एंटरप्रेन्योरशिप एक टाइमलेस जर्नी है। आज जो बिजनेस के लेसन हैं वो 20 साल बाद भी अप्लाई होते हैं, वो 30 साल बाद भी अप्लाई होते हैं, वो 40 साल बाद भी अप्लाई होते हैं। तो इसलिए ये बुक एक अटेम्प्ट है उन एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स, नॉन एंटरप्रेन्योर्स और इवन एस्पायरिंग इंडिविजुअल्स के लिए कि आप, मेरी जर्नी तो आपने सुन ली बहुत, अपने बारे में मैं अपनी बुक में नहीं बोला मैंने एक वर्ड भी। अब आप पढ़ो इसे और दूसरों की जर्नी से सीखो, इंस्पायर मत हो, सीखो और एक्शन इनसाइट्स लो कि कैसे धंधा बनाना है, कैसे स्टार्टअप्स बनाना है। अभी ये फर्स्ट बुक है, सेकंड बुक का भी ऑलरेडी बात चल रही है, तो डेफिनेटली आई थिंक वेरी एक्साइटिंग न्यूज़ विल कम। बट जिस बुक ने जो रिसेप्शन मिला है, वी आर ऑलरेडी पिछले लास्ट 30 दिनों से वी आर ऑन नंबर 1 ऑन अमेजोन, राइट। हमने 3000 से ज़्यादा कॉपीज़ बेच दी हैं लास्ट 30 दिनों में बिना किसी मार्केटिंग में 1 रुपये भी खर्च करे, राइट। इट्स जस्ट लव, वर्ड ऑफ माउथ दैट हैज़ कम आउट, और अभी तो स्टार्ट हुआ है सर। तो अभी तो ये जर्नी और भी लंबी जाएगी। वी आर ऑलरेडी, इस बुक की ऑडियो बुक भी बन रही है, OTT की बात भी चल रही है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्यार लोगों ने दिया है। और आई थिंक ऐसी टाइप की बुक्स जो औरों की जर्नीज़ को प्रमोट करे, वो चलनी ही चाहिए आगे। सो इंटरेस्टिंग स्टोरी थी ये भी आदित्य की। एक स्टार्टअप फाउंडर, दैट VC फर्म, इसके बाद एक बुक ऑथर बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस ऑफ अदर्स और उसके खुद के भी। तो एक कुल मिला के एक बहुत ही अच्छा पैकेज मुझे लगता है स्टार्टअप इकोसिस्टम के अंदर अभी चल रहा है आपका, राइट। हमारी LJ यूनिवर्सिटी में भी
ये बुक्स हमने ऑर्डर की है जस्ट नाउ, थोड़ी देर पहले की है, और मैं समझता हूँ कि ये बुक पढ़ने से स्टूडेंट्स में भी काफ़ी चेंजेस आएंगे। और अब इसी रेडियो स्टेशन से आपको एक ऑफ़र भी करेंगे कि अगर आपको सही लगे तो अगला बुक हम लोग भी यहाँ पे ऑडियो बुक बना सकते हैं, ठीक है, आपके बुक का। विल बी हैप्पी टू डू दैट। सो इसके साथ ही ये पॉडकास्ट का पार्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम का हम पूरा करते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच आदित्य फॉर ज्वाइनिंग अस, और अपने इंसाइट्स काफ़ी हमें यूज़फुल होंगे, हमारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को भी यूज़फुल होंगे। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much to Sir and LG University for having me here, to Himanshu Bhai and Sumit Bhai too for hosting me so wonderfully well. And लगता ही नहीं कभी अहमदाबाद आके कि घर से दूर आए हैं, ये तो बस लगता है कि एक घर से दूसरे घर आए हैं। और हमेशा आप वेलकम हो, कभी भी जब भी अहमदाबाद आए। सो विल बी हैप्पी टू होस्ट यू। थैंक यू। Thank you.